नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। क्रिकेट, टेनिस और इसके साथ साथ ढेर सारी और खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। महिला सिंगल्स में कनाडा की लेलाह फर्नांडिस ने एंजेलिक कर्बर को हराकर किया बड़ा उलटफेर। और साइना नेहवाल और बी साई प्रणीत थॉमस और उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की महिला और पुरुष टीमों की अगुवाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। ओवल में भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पांचवें और अंतिम दिन जीत के लिए मिले 368 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 151 रन बना लिए थे। कल भारत की दूसरी पारी 466 रन पर समाप्त हुई। इससे पहले भारत की पहली पारी के 191 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 290 रन बनाए थे। मोना, एक समय ऐसा लग रहा था कि हसीब हमीद और रॉरी बर्न्स जिस ढंग से खेल रहे थे, इंग्लैंड की टीम ड्रॉ कराती नजर आ रही थी, लेकिन जडेजा और बुमराह ने कम अंतराल पर 4 विकेट निकालकर जीत की उम्मीद बढ़ा दी है। बिल्कुल। कल जब खेल का समापन हुआ और नाबाद दोनों बल्लेबाज थे, और आज सुबह भी कम से कम पहले घंटे में जिस तरीके का खेल हो रहा था, तो लग रहा था कि मैच का नतीजा जो है, इस मैच का रुख ड्रॉ की तरफ मुड़ रहा है। लेकिन यहाँ वाकई तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की और रविंद्र जडेजा की, जिन पर काफी दबाव भी रहा होगा अच्छे प्रदर्शन का, क्योंकि काफी विवाद हुआ था उनके चयन को लेकर इस मैच से पहले कि रविचंद्रन अश्विन पर उन्हें तरजीह क्यों दी गई, जबकि ये पारंपरिक रूप से ओवल की जो विकेट है वो स्पिन गेंदबाजों की मददगार है। और जब आपके पास एक विशेषज्ञ स्पिनर टीम में मौजूद है, काफी अनुभवी स्पिनर, तो आपने ऐसे में बल्लेबाज हरफन मौला को क्यों चुना। तो यहां मुझे लगता है कि जिस तरीके की आज उनकी गेंदबाजी रही है, उन्होंने अपने आलोचकों को जरूर जवाब दिया होगा। और बुमराह को आज ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई किया। पूरी श्रृंखला में आप देखिए उनका प्रदर्शन जिस तरीके से रहा है, आज वाकई भारतीय गेंदबाजी को कमजोर आंका जा रहा था, लेकिन आज हमारे गेंदबाज उनके गेंदबाजों पर भारी पड़े। जी बिल्कुल। यहां से जो भारत और जीत के बीच है, वो जो रूट की एक दीवार नजर आ रही है। जो रूट जरूर एक अंगद की तरह अब तक कितनी पारियां उन्होंने खेली है, पैर जमाकर क्रीज पर खड़े रहे, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि दूसरे छोर से उनको सहयोग कितना मिल पाता है। 6 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके हैं। अब पुछल्ले बल्लेबाज साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी काफी रन बनाने हैं, 200 से ऊपर रन बनाने हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो रूट के लिए भी ये आसान होगा। आपने पुछल्ले बल्लेबाजों की बात की। कल भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने 50, शार्दुल ठाकुर ने 60, उमेश यादव ने 25 और जसप्रीत बुमराह ने 24 रन की पारी खेली और बढ़त को एक वैसे मकाम तक ले गए जहां इंग्लैंड कम से कम जीत की तरफ नहीं जाता दिखा। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात रही कि जब हमारा मध्यक्रम और हमारे टेस्ट विशेषज्ञ अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पा रहे थे, और हम जब बात कर रहे थे बुमराह और रविंद्र जडेजा की, तो यहाँ एक स्पेशल मेंशन बनता है शार्दुल ठाकुर के लिए। दोनों पारियों में उन्होंने अर्धशतक लगाए, निचले क्रम पर आकर गेंदबाजी में भी किफायती साबित हुए और काफी उपयोगी। जब हम इस मैच का समग्र रूप से आकलन करें तो एक रोहित शर्मा, एक जसप्रीत बुमराह और उतना ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो शार्दुल ठाकुर का भी गिना जाएगा। जी बिल्कुल, शार्दुल ठाकुर का भी गिना जाएगा। यहाँ एक और बात है मोना जी, भले ही भारत इस मैच में बेहतरीन स्थिति में है, लेकिन तलवार अजिंक्य रहाणे पर लटक रही है। क्या 5वें मैच में उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या मयंक अग्रवाल या सूर्य कुमार यादव में से उनको रिप्लेस करेगा कोई? देखिए, अजिंक्य रहाणे चूंकि पिछली श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी उसमें बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान काफी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली या टीम प्रबंधन 1 या 2 मैचों के आधार पर कोई फैसला लेना चाहेंगे। और आज बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने भी कहा है कि अभी वो समय नहीं आया है कि हमें उनके फॉर्म को लेकर चिंता करनी पड़े। और इतना लंबा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो कठिन दौर आपके करियर में आता है, तो मुझे लगता है ये वो कठिन दौर है। और रहाणे तकनीकी रूप से काफी काबिल खिलाड़ी है और एक आध अच्छी पारी का उनको इंतजार है बस।
चलिए उम्मीद करते हैं कि रहाणे 5वें और अंतिम मुकाबले में वापसी करेंगे, बल्ले के साथ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इस मुकाबले पर हमारी निगाह बनी हुई है और हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वे अगले 10 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में वो टीम के साथ नहीं रहेंगे। शास्त्री कल रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। आज उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 5वां और अंतिम टेस्ट मैच 10 सितंबर से खेला जाना है। उनसे करीबी संपर्क में आने वाले सहयोगी स्टाफ के 3 सदस्य, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और फिजियो नितिन पटेल भी क्वारंटीन में हैं। टीम के सदस्य शनिवार की शाम और कल सुबह कराए गए 2 रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। ऐसी संभावना है कि शास्त्री टीम होटल में उनकी खिताब के विमोचन के मौके पर संक्रमण के शिकार हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मिसबाउल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने अपने कार्यकाल खत्म होने के 1 साल पहले ही कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी ने आज T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा करने के कुछ समय बाद ही इस बात की जानकारी दी। पीसीबी की तरफ से बताया गया है कि सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज्जाक को अंतरिम कोच बनाया गया है। मिसबा और वकार के बारे में यह कहा जा रहा है कि रमीज राजा के पीसीबी प्रमुख बनने की बात को लेकर ही इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वैसे दोनों ने यह कहा है कि वर्कलोड, परिवार से दूरी और बायो बबल की वजह से वो अपना पद छोड़ रहे हैं। मोना जी, रमीज राजा ने एक यूट्यूब चैनल पर कहा था कि पाकिस्तान के जो कोचिंग टीम है वो बिलो एवरेज है, बिल्कुल। और यही जो कहते हैं तात्कालिक कारण है इन दोनों के पद से इस्तीफा देने का, वरना T20 विश्व कप अब बिल्कुल करीब है और ऐसे समय में अचानक से ये बायो बबल की बात कहां से आई। जैसे ही आज टीम की घोषणा हुई और टीम में भी आप देखिए लगता है कि रमीज राजा की ही चली है उसमें भी, और उन्होंने युवा और आक्रामक खिलाड़ियों को तरजीह दी है। फखर जमान जैसे खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी सरफराज को बाहर कर दिया। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी क्रिकेट का सदियों पुराना सिलसिला है अंतर कलह का, वो एक बार फिर सामने आया है और इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से पहले सामने आया है। लेकिन सकलेन मुश्ताक को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो इंग्लैंड में कोचिंग करते आए हैं और काफी अनुभवी कोच है, लेकिन अब उनके पास समय बहुत कम रह गया है कुछ कर दिखाने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो भी घटनाक्रम है। जो 15 सदस्यीय टीम पीसीबी ने घोषित की है उसमें सरजील खान, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, शोएब मलिक, विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद और तेज गेंदबाज वहाब रियाज जैसे खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। लेग स्पिनर उस्मान खादिर, अनकैप्ड तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी और सलामी बल्लेबाज फखर जमा को रिजर्व के तौर पर टीम के साथ जोड़ा गया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए भी यही 15 सदस्यीय टीम खेलेगी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ 25 सितंबर से लाहौर में 5 मैचों की 2020 श्रृंखला खेलनी है। इसके बाद उसे 13 और 14 अक्टूबर को रावलपिंडी में इंग्लैंड के साथ 2 2020 मुकाबले खेलने हैं। पाकिस्तान की टीम इन श्रृंखलाओं के बाद 2020 विश्व कप के लिए दुबई रवाना हो जाएगी। बात करते हैं टेनिस की। दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों की निगाहें वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन पर लगी हैं। वहां कई युवा खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से रोमांच बढ़ा दिया है। आइए सुनते हैं नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। यूएस ओपन में उलटफेर का दौर जारी है। महिला सिंगल्स में 18 वर्षीय लैला फर्नांडिस ने एक बार फिर चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। लैला ने इस बार पूर्व चैंपियन और 16वीं वरीयता प्राप्त एंजेलिक कर्बर को हराकर बाहर किया। बाएं हाथ की युवा कनाडाई खिलाड़ी ने कर्बर को 4-6, 7-6, 6-2 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में लैला के सामने एलिना स्वितोलिना की चुनौती होगी। स्वितोलिना ने अंतिम 16 में सिमोना हालेप को 6-3, 6-3 से पराजित किया। 2019 की चैंपियन बियांका आंद्रेस्कू ने ग्रीट मिन्नेन को 6-1, 6-2 से हराकर लगातार 10वीं जीत दर्ज की। बियांका ने यूएस ओपन में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। अब क्वार्टर फाइनल में वो मारिया सक्कारी से भिड़ेंगी। दूसरी वरीयता प्राप्त आर्याना सबलेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे दौर का मुकाबला जीत लिया है। सबलेंका ने एलिस मर्टेंस को 6-4, 6-1 से हराकर पहली बार इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अंतिम 8 में सबलेंका का सामना फ्रेंच ओपन विजेता चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिस्किकोवा से होगा। क्रिस्किकोवा ने गर्बाइन मुगुरुजा पर जीत दर्ज कर पहली बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। पुरुष सिंगल्स में भी उलटफेर देखने को मिले। स्पेन के 18 वर्षीय
कार्लोस अल्कारेज का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने पीटर गोजोग्जिक को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। कार्लोस 1990 के बाद किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले माइकल चांग 1990 में 17 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। कार्लोस के सामने अब 12वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर की चुनौती होगी। इटली के जानिक सिनेर और मार्टियो बेरेटिनी भी चौथे दौर में पहुंच गए। ये टूर्नामेंट के 140 साल के इतिहास में पहला मौका है जब इटली के 2 खिलाड़ी अंतिम 16 में पहुंचे हैं। सिनेर ने गेल मोनफिल्स को मात देकर पहली बार चौथे दौर में जगह बनाई। अब उनका सामना ओलंपिक चैंपियन अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। ज़वेरेव अमेरिका के जैक सोक के मुकाबले से हटने से आगे बढ़ने में सफल हुए। बेरेटिनी ने एलिया इवाश्का को शिकस्त दी। बेरेटिनी की भिड़ंत अब अस्कर ऑटे से होगी, जिन्होंने आंद्रे सेप्पी को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव ने ब्रिटेन के डेनियल इवांस को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मेदवेदेव का सामना अब नीदरलैंड के क्वालिफायर बोटिक वान डे से होगा, जिन्होंने डियोगो श्वार्ट्जमैन को 5 सेटों तक चले मुकाबले में मात दी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जो पुरुष सिंगल्स है वहां एक तरफ सबकी निगाहें नोवाक जोकोविच पर हैं, लेकिन डेनियल मेदवेदेव जिस ढंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, लग रहा है कि दोनों के बीच खिताबी टक्कर हो सकती है। बिल्कुल, नोवाक कहीं न कहीं निराशा होगी उन्हें कि ओलंपिक में जैसा वो सोच रहे थे कि करियर स्लैम पूरा करने का, गोल्डन स्लैम पूरा करने का वो नहीं कर पाए, तो वो उस निराशा को जरूर ग्रैंड स्लैम के जरिए दूर करना चाहेंगे। और डेनियल मेदवेदेव का भी वही हाल होगा कि पिछले कुछ अरसे में वो बहुत करीब पहुंचकर भी बहुत पास उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं आई है, तो वो यहां उसे दूर करना चाहेंगे। लेकिन आज के जो पूरा खेल हम देखें तो जो आकर्षण का केंद्र 2 युवा खिलाड़ी रहे, चाहे वो महिला वर्ग में लैला हो, चाहे वो पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कारेज हो, जिनको स्पेन में राफेल नडाल का वारिस भी कहा जा रहा है। और जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने यूनान के स्टेफानोस सिटसिपास को हराया था, लोग कह रहे थे कि तुक्के में एक जीत मिली है और ये उलटफेर है, लेकिन आज उन्होंने अपने से अधिक रैंकिंग वाले खिलाड़ी को फिर हराया है। और उसी तरह से लैला की बात करें तो उनको अगर जाइंट किलर कहा जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। नाओमी ओसाका जैसी दिग्गज खिलाड़ी, आक्रामक खिलाड़ी को पिछले मैच में बाहर किया और आज उन्होंने एंजेलिक कर्बर को हराया। तो बड़ी उम्मीद, जो हम कहते हैं ना फैब 4 और फैब 5 के आसपास टेनिस घूमता रहता है, उससे इतर जब नए खिलाड़ी सामने आते हैं तो बड़ी खुशी होती है देखकर। तो काफी रोमांचक अगले दौर रहने वाले हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सुना कि जानिक सिनर और मैटियो बेरेटिनी 140 साल के इतिहास में पहली बार 2 इटालियन खिलाड़ी जो हैं वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। मोना जी, इटली के लिए ये जो वर्ष है वो शानदार रहा है। पहले यूरो कप में जीत, उसके बाद ओलंपिक में 100 मीटर और 4x100 मीटर, और अब यहाँ एक और इतिहास। ओलंपिक में तो वो बिल्कुल ही उलटफेर ही था कि अचानक से इटालियन खिलाड़ी जब निकल कर आ गया, और उसमें स्प्रिंट में तो बड़ी चौंकाने वाला था। लेकिन वाकई में आपने ठीक ही कहा कि इटली के लिए बिल्कुल स्वर्णिम जो उसके खेलों का है युग है। अभी तक तो हम ये मानकर चलते थे कि फुटबॉल में उसका सिक्का चलता है, लेकिन आप टेनिस जैसे खेल में देखिए जहां पर सर्बिया, रशिया, या जब से रोजर फेडरर है या राफेल नडाल है, ये 4-5 खिलाड़ी हैं। लेकिन अब अंतिम दौर में जो महत्वपूर्ण मुकाबले हैं उसमें इटली के 2 खिलाड़ियों को हारना ये साबित करता है कि कितनी तेजी से सारे खेलों में ये देश आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत के रोहन बोपन्ना और उनके क्रोएशियाई जोड़ीदार इवान डोडिग यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और इवान की जोड़ी ने मोनाको के ह्यूगो नेस और फ्रांस के आर्थर रेंडरनेच की जोड़ी को 1 घंटे 56 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 4-6, 6-4 से पराजित किया। अब इस जोड़ी का सामना चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन की जो सैलिसबरी की जोड़ी से होगा। बोपन्ना टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय चुनौती हैं। सानिया मिर्जा, अंकिता रैना, दिविज शरण जैसे खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, रोहन बोपन्ना ही बचे हैं। बिल्कुल, सानिया मिर्जा से उम्मीदें थी आगे दौर तक जाने की, लेकिन वो दोनों मुकाबलों में हारकर बाहर हो गई। अंकिता रैना उनके साथ ही बाहर हो गई वो भी। लेकिन रोहन बोपन्ना के साथ भी वही है कि अंतिम समय तक उनको उम्मीद थी कि वो ओलंपिक खेलने जा सकेंगे, जा नहीं पाए। तो अब उसके बाद की पहली चुनौती यह है, और हम भी उम्मीद करेंगे क्योंकि अब पिछले कुछ अरसे में इतनी आदत हो गई है भारतीय खिलाड़ियों को जीतते देखने की, तो ग्रैंड स्लैम टेनिस में भी वो सिलसिला जारी रहे, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी रोहन बोपन्ना पे रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रोहन बोपन्ना आगे का सफर यूएस ओपन में जीत के साथ बढ़ते रहेंगे और हो सकता है तो टूर्नामेंट भी भारत के लिए जीत लें।
स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बी साई प्रणीत डेनमार्क में 9 से 17 अक्टूबर के बीच होने वाले थॉमस और उबर कप में भारत की महिला और पुरुष टीमों की अगुवाई करेंगे। टीम में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु नहीं है, उन्हें विश्राम दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने थॉमस और उबर कप के लिए 10-10 जबकि सुधीरमन कप के लिए 12 सदस्यीय टीम घोषित की है। थॉमस कप की टीम की बात करें तो इसमें बी साई प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, समीर वर्मा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, ध्रुव कपिला, एमआर अर्जुन, कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन शामिल हैं। उबर कप की टीम में साइना नेहवाल, मालविका बलसोंड, अदिति भट्ट, तंसीम मीर, तनीषा क्रेस्टो, ऋतुपर्णा पांडा, अश्विनी पोनप्पा, एन सिक्की रेड्डी, गायत्री टी जॉली को जगह दी गई है। साइना नेहवाल जो हैं वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट, हाँ, और बहुत बड़ा ब्रेक भी हो गया है साइना नेहवाल के लिए। दुर्भाग्यशाली रहे कि कई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट रद्द हो गए, उनकी रैंकिंग उस तरीके की नहीं थी कि वो ओलंपिक नहीं खेल सकी। बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं और उनके लिए कमबैक टूर्नामेंट है, तो सारी नजरें, चूंकि पीवी सिंधु भी नहीं खेल रही है, उन्हें अगला साल भी काफी व्यस्त रहने वाला है, तो उन्हें आराम दिया गया, जो जायज सी बात है ओलंपिक के बाद। तो यहां नजरें साइना नेहवाल पर होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट से जुड़ी खबरें भी हम आपको लगातार स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से बताते रहेंगे। बात करते हैं फुटबॉल की। विश्व कप फुटबॉल क्वालीफायर मुकाबले चल रहे हैं और उसकी खबरों के साथ हैं मनोज। विश्व कप फुटबॉल ग्रुप ई के क्वालीफायर मैच में बेल्जियम ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराया। बेल्जियम अब 13 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर चेक टीम के 7 अंक हैं। इस मैच में रोमेलू लुकाकू ने अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय मैच का जश्न गोल के साथ मनाया। उधर गेरेथ बेल की हैट्रिक के दम पर वेल्स ने बेलारूस को 3-2 से हराया। बेल्जियम को अब अगले मैच में बेलारूस से खेलना है, जबकि वेल्स का सामना एस्टोनिया से होगा। इस बीच गिनी में सैनिक तख्ता पलट के कारण वहां होने वाला विश्व कप फुटबॉल क्वालीफायर मैच स्थगित कर दिया गया है, जबकि मोरक्को की टीम सुरक्षित तरीके से इस पश्चिम अफ्रीकी देश से निकलने में कामयाब रही है। स्पेन ने ग्रुप बी के मैच में जॉर्जिया को 4-0 से हराकर शानदार वापसी की। इस जीत के बाद स्पेन के 10 अंक हो गए हैं, जबकि स्वीडन के 9 अंक हैं। जर्मनी की टीम आर्मेनिया को 6-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। अन्य मैचों में उत्तरी मैसेडोनिया को आइसलैंड ने 2-2 से बराबरी पर रोका। रोमानिया ने लिस्टेनस्टेन को 2-0 से पराजित किया। अफ्रीकी क्वालीफायर में कल 3 मैच हुए। इसमें ग्रुप एफ के मैच में मिस्र ने गाबोन से 1-1 से ड्रॉ खेला। रवांडा ने एक अन्य मैच में कीनिया से 1-1 से ड्रॉ खेला, जबकि नामीबिया ने टोगो को 1-0 से हराया। हर ग्रुप से शीर्ष टीम ही नवंबर 2022 में कतर में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगी। दूसरे स्थान की टीम प्ले ऑफ में खेलेगी। मनोज कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना जी, जिस ढंग से स्पेन को अपने पहले मैच में स्वीडन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लुई एनरिक की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन टीम ने शानदार वापसी की, क्योंकि उन्होंने काफी सारे बदलाव कर दिए उस मैच की हार के बाद। आज पूरी एक अलग ही टीम उन्होंने उतार दी और वो खिलाड़ी उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और यहाँ पर आज इंग्लैंड लुकाकू की जो बात कर रहे थे बेल्जियम के लिए, उन्होंने आज अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है और उनके 67 गोल हो गए हैं, तो काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। और यहाँ मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगी इंग्लैंड के खिलाड़ी बुयानो साका का। आपको याद होगा यूरोपीय चैंपियनशिप फाइनल में पेनल्टी मिस कर गए थे और सोशल मीडिया पर उनकी कितनी आलोचना हुई थी, नस्लवादी टिप्पणियां हुई थी। लेकिन आज वो एक बहुत ही प्लेजेंट सा साइट था जब वो मैदान पर उतरे और दर्शकों ने तालियां बजाकर नाम लेकर उनका अभिवादन किया और आखिरी गोल भी उन्होंने ही किया। तो ये बड़ा ही एक अच्छा अवसर था खेल में जो देखने को मिला। उधर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और रजत पदक विजेता सुहास यतिराज सहित कई भारतीय पैरा एथलीट आज स्वदेश लौट आए। नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। ये पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक में 2.5 अंक में पदक जीते हैं। और चलते चलते हम आपको ओवल का हाल बता दें तो ओवल में इस समय इंग्लैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना चुकी है। उनके कप्तान जो रूट 31 रन पर डटे हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं क्रिस वोक्स 11 रन बनाकर। क्या लगता है एक लाइन में मोना जी इस मैच का परिणाम? भारत जीतने जा रहा है ये मैच। चलिए, तमाम क्रिकेट प्रेमियों को यही उम्मीद है कि भारत इस मुकाबले को जीतकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की अजय बढ़त बना ले। ये आने वाला समय बताएगा। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।